एरोमेटिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट लगभग सभी बच्चों को पता होता है। आप किसी भी स्टूडेंट से डिस्कस करोगे और पूछोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वो 4 पॉइंट्स बताता है। वो बोलेगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे दे मस्ट बी प्लेनर, दे आर साइक्लिक, हैविंग द कॉन्जुगेट सिस्टम एंड फॉलो द हकल्स रूल। तो जो 4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, इन पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो 4 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं और उनको कैसे हम यूज करके किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो एरोमेटिसिटी को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है द मॉलिक्यूल मस्ट हैव द कॉन्जुगेट सिस्टम। मीन्स वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप करते हो किसी भी रिंग के अंदर तो वहाँ पे पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर किसी भी एटम के पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो कॉन्जुगेट सिस्टम शो नहीं करता है। इसलिए जो एटम होगा वो कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज इफ एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज then all the 3p orbitals are involved in bonding and due to absence of available p orbital the delocalization of electron is not carried out। इसलिए जो भी एटम डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा वो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अगर यहाँ पे जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कराते हो देन there are so many resonating structures are formed and the energy involved in the formation of such resonating structure is called resonance energy। और resonance energy जितनी ज़्यादा होती है वो एनर्जी लॉस होने के बाद मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बहुत कम बचेगी जो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल होंगे वो इस केवल पॉइंट को शो करेंगे। मीन्स अभी हम एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू। वो एग्जाम्पल बस बताएगा कि उसके अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम है या फिर नहीं है। जैसे इस कंपाउंड में आप देखो 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसलिए ये कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बनाएगा। सेकेंड वाले में 3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बनाएगा। दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड सो इट इज़ नॉट अ कॉन्जुगेट सिस्टम। दिस वन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड so it is not a conjugate system। and in nitrogen the hybridization is sp3 so it is also not a conjugate system। इसके बाद क्या है कि अगर एटम के पास 2 लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर तो p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होंगे और वो कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। लेकिन उस 2 लोन पेयर में केवल एक आपको कंसीडर करना होगा पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर कंसीडर नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है आप समझिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये कार्बन के एटम्स हैं जिनका p ऑर्बिटल आपको दिखाया गया है, जो कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसलिए उनके जो लोब्स होंगे उनको एक प्लेन में होना ज़रूरी है। तो अगर p ऑर्बिटल यहाँ पे एक ही प्लेन पे होते हैं तो उनके अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है और ईज़िली वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। और आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल जो 3 px py pz होते हैं
दे लाई ऑन डिफरेंट एक्सिस एंड ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए अगर किसी के पास दो लोन पेयर होगा तो एक लोन पेयर तो सिस्टम में चला जाएगा जो कि पाई सिस्टम बनाएगा, और एक लोन पेयर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर वाला जो लोन पेयर होगा वो कभी भी डीलोकलाइज नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो इस दो लोन पेयर में से केवल एक को हम कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर कंसीडर करेंगे। दूसरा क्यों कंसीडर नहीं करेंगे उसको जैसे मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए कि अगर एक यहाँ पे p ऑर्बिटल इस कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट होगा, क्योंकि अगर ये इसके साथ एक प्लेन में प्रेजेंट होगा तो ये दूसरा वाला लोन पेयर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने की वजह से फिर ये डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल हम एक लोन पेयर को पाई सिस्टम में कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि मान लो कोई एटम ऐसा है जिसके साथ पाई बॉन्डिंग भी है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन फिर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा वहाँ पे पहले से ही क्या होगा, p ऑर्बिटल उस प्लेन में प्रेजेंट होगा और ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर गया होगा। तो यहाँ पे भी जो दूसरा वाला होगा वो 90 डिग्री पे होगा। जैसे यहाँ पे इस लोन पेयर को अगर हम कंसीडर करें तो ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए अगर ये प्लेन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से कभी भी उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि रिंग के बाहर होगा, तो जब वो रिंग के बाहर होता है तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमेशा किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर रिंग में कंसीडर किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में ये कोई रिंग नहीं है, तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि एरोमेटिसिटी के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट सिस्टम तो है लेकिन तो रिंग नहीं है। दूसरे वाले में ये रिंग आपको दिख रहा है और ये रिंग नहीं है, इसलिए जो बाहर के दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे इनको हम पाई सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो 3 पाई बॉन्ड्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन को हम पाई सिस्टम में कंसीडर करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपको बताना हो कि इन सभी जो एग्जांपल्स हैं इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले रखा है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज को हम 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, आप जानते रहना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पाई बॉन्ड के, मीन्स टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इस 2 लोन पेयर में केवल एक कॉन्जुगेशन में जाएगा जैसा आप जान रहे हो, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंसीडर करना होगा, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले में नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड भी है और लोन पेयर कंटेनिंग भी है, तो आप इसमें से किसी एक को कंसीडर करोगे कॉन्जुगेट सिस्टम में, तो हम लोन पेयर को कॉन्जुगेट सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे हैं, मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड हैं, और यहाँ पे सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो केवल एक लोन पेयर को हम कंसीडर करेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम में, एक कंसीडर नहीं होगा। तो टोटल हो जाएंगे 7, मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये डबली बॉन्डेड भी है, तो यहाँ पे इस लोन पेयर को फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन ये डबली बॉन्डेड नहीं है, इसलिए इसका जो लोन पेयर है वो कंसीडर किया जाएगा। तो 1 2 3 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए,
अब साइक्लिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो साइक्लिक नहीं होगा तो किसी भी चेन का जो फर्स्ट और लास्ट वाला मेंबर होगा वो कभी भी कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल एक डायरेक्शन में प्रोसीड होके लास्ट में जाके रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और उस डीलोकलाइजेशन में सभी जो एटम्स हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पे सारे एटम्स इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए मॉलिक्यूल्स हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। जैसे ये आपका एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हम जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का है उसमें हर एटम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे कोई बॉन्ड हम ब्रेक कर दें तो फिर ये साइक्लिक नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इसके फर्स्ट और लास्ट एटम के बीच में नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर इसको डिस्कस करें तो ये डीलोकलाइजेशन हो पाएगा क्योंकि साइक्लिक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे इस वाले में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले में नहीं होगा। ये आपका जो सिस्टम है वो साइक्लिक नहीं है। नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर क्यों होना चाहिए? इसके पीछे का जो रीज़न है वो जनरली आप जान चुके हो, क्योंकि जब p ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे तभी उनके अंदर पाई बॉन्ड बन सकता है, मीन्स वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उनके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं वो जनरली प्लेनर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जिसमें मॉलिक्यूल तो साइक्लिक है लेकिन तो वो प्लेनर नहीं है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है, जिसमें मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक होगा लेकिन प्लेनर नहीं होगा। और जब ये प्लेनर नहीं होगा तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसमें एक एग्जाम्पल है साइक्लोटेट्राइन, ये है। तो इसमें थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन होता है और एंगल स्ट्रेन की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर बोट की तरह होता है इस तरीके से। और जब ये बोट की तरह स्ट्रक्चर बनाता है तो पूरे इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो एक प्लेन में नहीं होती, इसलिए इसको हम नॉन प्लेनर मानते हैं। सेम ऐसे जो 10 एनुलिन है, दिस वन इज़ द 10 एनुलिन। इसमें जो अंदर के जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर नहीं रहता, इसलिए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसलिए एरोमेटिक ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें मिथाइलिन ग्रुप से तो ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो प्लेनर हो जाता है। तो दिस वन इज़ द प्लेनर कंपाउंड बिकॉज द रिपल्सन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ वेनिस्ड बाय द एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में जो n है वो एक इंटीजर्स है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू ये पुट करोगे कुछ भी इसमें से, तो जो आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो 2, 6, 10, 14 मिलते हैं। और इन नंबर को हम मैजिक नंबर बोलते हैं एरोमेटिसिटी के लिए, या इसी को फिर हम हकल नंबर कह देते हैं। तो मैजिक सीरीज़ क्या होता है, वो एरोमेटिसिटी के लिए अलग है और पीरियोडिक टेबल में अलग है। पीरियोडिक टेबल में भी मैजिक नंबर आता है जिसको हम 2, 8, 18, 32 बोलते हैं। तो जो एरोमेटिसिटी के लिए मैजिक नंबर या मैजिक सीरीज़ है वो 2, 6, 10, 14 है, इसको आप जानते रहना। और ये जो कॉन्सेप्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम हकल रूल भी कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले हकल ने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप आइडेंटिफाई किसी कंपाउंड्स के अंदर कर पाते हो तो वो कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक होगा, अदरवाइज़ वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, जो ऑल द एबव 4 पॉइंट्स हैं उनको कम्प्लीटली वो फॉलो करेंगे।
और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको और आगे कंसीडर किया जाता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास ऐसा है जो एबव 4 जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से किसी भी पॉइंट्स को फेल कर जाता है, मीन्स फॉलो नहीं करता, तो फिर उसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कह देते हैं। और इसी से मैच करता हुआ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है, जिसमें एक खास बात क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को रोनाल्ड ब्रेसलो ने बताया था। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर ऊपर की जो 3 पॉइंट्स हैं उनको तो फॉलो करता है लेकिन हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर ये कंपाउंड क्या होगा, ऊपर के 3 पॉइंट्स को फॉलो करेगा तो क्या होगा, वो साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा और कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम भी शो करता होगा, लेकिन फेल कहाँ होगा, हकल्स रूल को फॉलो करने में, मीन्स उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जनरली उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो एंटी एरोमेटिक है। इसके अलावा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने का एक तरीका और भी है। तो कोई भी कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होगा तो उसके लिए आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसका फार्मूला है पाई बी प्लस इलेक्ट्रॉन p+1, जहाँ पे पाई बी का मतलब है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द रिंग और इलेक्ट्रॉन p का मतलब है लोन पेयर जो कि कॉन्जुगेट सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, और 1 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आपको हमेशा यूज करना है। तो कैलकुलेट आप करोगे यहाँ पे a, और a को कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको नंबर इवन मिल जाता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और a की वैल्यू अगर ऑड आ जाती है तो कंपाउंड हमेशा एंटी एरोमेटिक होता है। जैसे इस कंपाउंड में अगर आप देखो तो जो पाई बॉन्ड है उनका काउंट टोटल 5 है, और यहाँ पे लोन पेयर कहीं नहीं है, तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे टोटल नंबर 6 बनेगा, और 6 इवन नंबर है इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। सेकेंड में यहाँ पे टोटल जो पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं वो 4 दिख रहे हैं, और इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो टोटल ये 5 हो जाएगा, और ये ऑड नंबर है इसलिए ये एंटी एरोमेटिक होगा। इस वाले में टोटल जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 2 हैं, उसमें 1 हम ऐड करेंगे तो टोटल 3 बनेगा, 3 भी एक ऑड नंबर है इसलिए एंटी एरोमेटिक। फोर्थ में टोटल जो पाई बॉन्ड हैं 2 दिख रहे हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, और इसलिए ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। इस वाले में टोटल जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 4 दिख रहे हैं, और इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये भी 5 मीन्स ऑड नंबर हो जाएगा, इसलिए भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट है उसको सॉल विस्टेन ने दिया था। तो सॉल विंस्टेन के हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास ऐसा है जिसमें कॉन्जुगेट सिस्टम तो प्रेजेंट है, लेकिन उस कॉन्जुगेट सिस्टम को इंटरप्ट कर रहा है कोई एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मीन्स कॉन्जुगेट सिस्टम में कहीं पे एक आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिखेगा, और वो कार्बन क्या करता है कि कॉन्जुगेट सिस्टम को ब्रेक कर देता है। और इसके अलावा क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो हकल्स रूल को फॉलो करता रहेगा, और ये कंपाउंड आपको कैटायन, एनायन या फिर न्यूट्रल हर फॉर्म में मिल जाता है। तो जनरली यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें तो इसमें आपका एक कॉन्जुगेट सिस्टम पूरा बना हुआ दिख रहा है,
लेकिन अगर यहाँ से हम एक H माइनस रिलीज़ करा देते हैं किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, तो रिलीज़ कराने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को अगर आप कंसीडर करो तो आप देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है। अब ये जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसके अलावा ये कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ये तो कॉन्जुगेट सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए ये जो आपका कार्बन होगा वो कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट होगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन होगा वो कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। अब जब ये कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट नहीं होगा तो इस कॉन्जुगेट सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में इंटरप्शन क्रिएट करेगा। इसलिए ये क्या करता है, एक ब्रिज बना लेता है। मीन्स जो यहाँ का p ऑर्बिटल होगा वो इस कार्बन के साथ इन्वॉल्व ना होके नेक्स्ट कार्बन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ से ब्रिज फॉर्म हो जाता है। और इस तरीके से जो डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का वो इस रिंग में हो जाएगा और उसमें ये वाला जो कार्बन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर कहीं पे होमो एरोमेटिसिटी आपको कंसीडर करना होगा तो आप बस देखोगे एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो कभी भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। सेम इसी से मैच करता हुआ एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो उस क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा कि जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है वो कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट होता है और होमो एरोमेटिक कंपाउंड में वो कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज कंटेनिंग हो सकता है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, आप इसको याद रखोगे। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें रिंग के अंदर हमेशा चार्ज प्रेजेंट होगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जो नॉर्मल होते हैं उनके कंपेयर में थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उस चार्ज कंटेनिंग जो स्पीसीज होती है उसी को हम क्वासी एरोमेटिक आयन्स कहते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास ऐसा है जहाँ पे क्वासी एरोमेटिक आयन प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक होगा। तो अगर इसका उल्टा करना चाहें कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है उसको हम क्वासी एरोमेटिक आयन्स बोल दें तो ऐसा कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके न्यूट्रल भी होते हैं। इसलिए सभी क्वासी एरोमेटिक आयन कंटेनिंग कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन सभी एरोमेटिक कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक आयन हो सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें तो ये आपका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन अगर हम इसका H+ रिलीज़ करा देते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। इसलिए जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक हो जाता है, जिसको हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। इस वाले में भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और इनके इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइजेशन में यूज होंगे, इसलिए ये भी क्वासी है। इसमें क्या होगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास, तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 2 पाई है जो हकेल रूल्स को फॉलो कर रहा है और डीलोकलाइजेशन में ये यूज हो रहा है ये चार्ज, इसलिए इसको भी हम क्वासी बोल सकते हैं। इस वाले में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मीन्स हकेल रूल को फॉलो कर रहा है और ये जो चार्ज है ये डीलोकलाइजेशन में यूज हो रहा है, इसलिए ये भी क्वासी है। अगर किसी को क्वासी और होमो में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं बता देता हूँ, इस चार्ज के अलावा एक कार्बन आपको यहाँ पे और दिखना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम होमो एरोमेटिक बोलेंगे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं अगर उनकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स उससे लेस स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होते हैं। इसलिए जब आप रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करोगे
तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स का है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एग्जांपल्स आपके पास होंगे उसमें आप इन रूल को यूज करके और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपके पास प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।